नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करेंगे न्यूज काउंटर पर। और आज न्यूज काउंटर की शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई खबरों के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि रामद्रोह के जो गुनहगार हैं उसकी एक्सक्लूसिव एसआईटी की रिपोर्ट में किन किन के नाम है वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हर कोई राम भक्तों से छल का पूरा सच जानना चाहता है, लेकिन अभी तक एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पुलिस रिमांड और अभियुक्तों की तरफ से दिए गए बयानों के हवाले से कई जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइनल रिपोर्ट का अब तक इंतजार किया जा रहा है। गठन के 32 दिन बाद भी एसआईटी की तरफ से आज अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपा जाना था, लेकिन सूत्र यह कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी, कुछ और वक्त एसआईटी को चाहिए। लेकिन TV9 भारतवर्ष पर हम आज आपको एसआईटी से जुड़ी हुई वो पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में एक पन्ने पर चढ़ावा चोरी को लेकर क्या लिखा गया है, किसकी जवाबदेही और कैसे बदलाव की सिफारिश की गई है, हर अहम जानकारी आपके सामने होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, क्या फाइंडिंग्स है, क्या कुछ कहा है एसआईटी ने। TV9 पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में क्या क्या है वो जानिए जरा। पहला, चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये फाइनल रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। दूसरा, प्रबंधन में बदलाव की सिफारिश और जवाबदेही तय करने की इस पर सिफारिश की गई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चढ़ावे की काउंटिंग प्रक्रिया में खामियों पर खास फोकस किया जा रहा है। चौथी बात यह है कि रिपोर्ट में पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम शामिल हो सकता है। गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी रिपोर्ट में आ सकता है। छठवीं बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की लापरवाही पर कई तरह की बातें और रिकमेंडेशंस भी इसमें शामिल है। सातवां यह है कि एसओपी के पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की ये पूरी सिफारिश एसआईटी के जांच रिपोर्ट में है। अब सवाल यह है कि क्या किसी बड़े पदाधिकारी का नाम भी इस रिपोर्ट में आ सकता है? क्या सिफारिश के अलावा भी रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्योंकि सवाल बहुत बड़े छल का है, जिससे जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सोर्सेस के मुताबिक जो चढ़ावा चोरी बेपर्दा होने के बाद से चढ़ावे के तरीके में अब बदलाव आ गया है। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी आस्था को चोट पहुंची है। दान पात्रों के अंदर श्रद्धालुओं की तरफ से गहनों को डालने में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि अविश्वास आ गया है हम जो दे रहे हैं क्या वो उन तक पहुंच रहा है जो इसके लिए जिम्मेदार है, या बीच में ही कोई गायब कर दे रहा है। अब देखिए, कुछ बड़ी बातें और कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने हम आपको बताने जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी का असर जो है वो दान पात्रों में गहने कम हो रहे हैं। चढ़ावा चढ़ाने के बाद श्रद्धालु अब सतर्कता बरत रहे हैं। दान पात्रों में भी कभी कभी दिखाई देते थे पहले आभूषण, जो अब लगभग गायब हो रहे हैं। सोने चांदी के चढ़ावे में पहले के मुकाबले अब कमी आई है। पहले दान पात्र में सोने की अंगूठी, चेन, झुमके तक महिलाएं जो आती थी भाव विभोर होकर डालकर चली जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो लोग परहेज बरत रहे हैं। अब दान पात्र में डाली जा रही है ना के बराबर जो बेशकीमती चीजें, क्योंकि सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं अब सिर्फ लोग कैश को प्रेफर कर रहे हैं। सोने, चांदी, गहने इनको डालने से श्रद्धालु परहेज कर रहे हैं। अब आस्था अब भी अटूट है, लेकिन सवाल श्रद्धालुओं की तरफ से दिए जाने वाले चढ़ावे का है, जिसकी तफ्तीश कई सारे पहलुओं से जारी है। आज चोरी के 2 अभियुक्तों को पुलिस अयोध्या जेल से लेकर निकली है। 14 घंटे के रिमांड मिलने के बाद पुलिस दोनों अभियुक्तों को पुलिस लाइन फैजाबाद लेकर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं। गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को रिमांड पर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले इनसे पूछताछ होगी, इसके बाद इनसे कुछ और लोकेशन पर ले जाया जाएगा ताकि पूरी कहानी को विस्तार से समझा जा सके, कड़ियों को जोड़ा जा सके। तो बात राम मंदिर चढ़ावे चोरी की है। सवाल गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलने की है। लेकिन इस तरह के गंभीर विषयों पर
कहा जाने वाला एक एक शब्द, खासकर जो जिम्मेदार पदों पर हैं, बहुत मायने रखता है। ऐसे में यूपी की सियासत के बहुत प्रमुख चेहरे, यूपी विधानसभा स्पीकर, 8 बार के विधायक, बीजेपी नेता सतीश महाना का एक बयान बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पहले आपको वो सुनाते हैं कितने सीनियर लीडर क्या बातें कर रहे हैं, क्यों वायरल है और क्या उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए। पहले सुनिए वो आप। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसीलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। अब श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ठेका भी नेता ले रहे हैं। हालांकि यह बयान वायरल हुआ तो सतीश महाना बैकफुट पर आए, उसके बाद सफाई भी पेश की है। क्या कुछ सफाई में कहा है वो भी सुनना जरूरी है, जरा वो सुनिए। सतीश जी, एक आपका बयान बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर पे सच्ची श्रद्धा के साथ दान अर्पण नहीं किया, उनका पैसा चोरी हुआ है क्या? देखिए, वो मेरे को एक मित्र ने श्री दिग्विजय सिंह जी के रेफरेंस में वो बात पूछी थी। जब उन्होंने कहा कि हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, तो मैं एक बात प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। मैंने श्री दिग्विजय सिंह के बयान जी के ऊपर ही कहा था कि आप भी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विभिन्न भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाते होंगे और श्रद्धा पूर्वक भगवान के द्वारा दिया गया भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते होंगे। तो कोई जाके उनसे पैसा हिसाब मांग रहा है, वापस मांग रहा है क्या? तो उन्होंने वापस मांगा तो मैंने कहा कि वो उनका श्रद्धा से उन्होंने नहीं दिया होगा। अब जब विवाद बढ़ा है तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सतीश महाना को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो जरा सुनिए। महाना जी सूप बोले तो बोले और क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। जब से आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, कितनी बार रिनोवेशन कराया है आपने विधानसभा के अंदर का? कहीं उसमें भी चंदे का, चढ़ावे का, कोई कट का कोई मामला तो नहीं शामिल है? जितने लोग अपने घर के पर्दे नहीं बदलते, उतनी बार आप विधानसभा का लेआउट चेंज कर चुके हैं और आप चंदा चोरी पर और चढ़ावा चोरी पर ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन करोड़ों श्रद्धालुओं का पैसा मंदिर के लोग खा गए हैं, जो ट्रस्ट के लोग खा गए हैं, भाजपा के लोग खा गए हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग खा गए हैं और संघ के लोग खा गए हैं, उनको बचाने के लिए आप श्रद्धालुओं को ही पापी बता दे रहे हैं। अब बात बयान की तो है ही, लेकिन ये किसकी तरफ से दिया गया है, कब कहा गया है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए, चढ़ावा चोरी पर किसने विवादित बयान दिया, ये जानना जरूरी है। बीजेपी के नेता सतीश महाना यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं। सतीश महाना 8 बार के विधायक हैं, कोई पहली बार के नेता नहीं है। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक हैं सतीश महाना। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए अब विवाद खड़ा होना बढ़ चुका है। और अब बात करने जा रहे हैं बढ़ते इस पूरे मामले में क्या कुछ खबर है, वो जरा जानने की कोशिश करते हैं। न्यूज काउंटर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे इस वक्त सवाल करूं कि आज डिनर में आपके खाने का क्या प्लान है, जाहिर है आप वही बताएंगे जो आपका मन करेगा, जो आप खाना खाना चाहते हो। क्या खाना है क्या नहीं, ये आप ही तय करेंगे। लेकिन अगर केजीएमयू में आप पढ़ते हैं, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो लखनऊ की इस यूनिवर्सिटी के अंदर यह फैसला आप नहीं तय करेंगे, क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की मेस और कैंटीन में नॉनवेज पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इस वक्त केजीएमयू के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर कमल कुमार सावलानी की ओर से मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया गया जो आपके सामने है। इसमें मेस और कैंटीन में अब मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जाएगा, यह फरमान जारी किया गया है, और ना ही परोसा जाएगा। पहले आपको इस आदेश की पूरी जानकारी देते हैं, फिर बताएंगे कि आखिरकार केजीएमयू की मैनेजमेंट की तरफ से अचानक ऐसा फैसला क्यों किया गया, क्यों छात्रों का कंसर्न इसमें नहीं है। तो चलिए जानते हैं केजीएमयू में नॉनवेज पर आदेश में क्या कुछ कहा गया है। पहली बात यह कही गई है कि छात्रावासों की मेस कैंटीन में मांसाहारी भोजन ना तो पकाया जाएगा ना छात्रों को परोसा जाएगा। छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शाकाहारी प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ भोजन में जरूर शामिल किए जाएं। साथ ही इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। अब देखिए, आदेश जारी होने के बाद से केजीएमयू की तरफ से दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से चलने वाले किसी भी मेस में नॉनवेज
ना बनाया जाएगा ना परोसा जाएगा। ऐसा छात्रों की तरफ से चलने वाले किसी मेस में किया जाता था पहले, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। तो पहले आदेश जारी किया गया और फिर सफाई भी दी जा रही है। सवाल यह है कि आखिरकार नॉनवेज को लेकर केजीएमयू में इतनी हलचल क्यों तेज है? जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है। जो मैसेज केजीएमयू खुद संचालित करता है, पूछा गया तो वो निजी मैस है, कोऑपरेटिव मैस है, जो बच्चे अपने प्राइवेट लेवल पे चलाते हैं, जिसमें वो नॉनवेज बनता था, कि अब नॉनवेज उन मैसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभाव से प्रभावशाली रहेंगे। अब सोमवार को केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान नॉनवेज पकाने वाली जगहों पर साफ सफाई की भारी कमी और 2 मेस में एक्सपायर्ड मसाले पाए गए। फिर उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की चांसलर और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि 3 छात्रावासों में नॉनवेज बनाया जा रहा था, जहां साफ सफाई की कमी देखी गई। अब आपको सुनाते हैं कि राज्यपाल महोदया ने क्या कुछ इस दौरान कहा था। 18 हॉस्टल है जिनमें 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। लगभग सभी हॉस्टल में वॉशिंग मशीन की व्यवस्था नहीं है। इन 3 हॉस्टल में नॉन वेज बनता है। एक हॉस्टल में तो एक्सपायरी डेट वाला एवरेस्ट मसाला भी मिला है। आप खा रहे हो? अब मेस में गंदगी होगी और एक्सपायर्ड मसाला होगा तो फिर वो डिश बंद कर दी जाएगी। तो आनंदीबेन पटेल ने मन से कहा कि 18 में से 3 हॉस्टल में नॉनवेज बनता है। साफ सफाई पर नाराजगी जताई। इस संबोधन के बाद केजीएमयू की तरफ से पूरे हॉस्टल में नॉनवेज पर नया आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हॉस्टल में बाहर से नॉनवेज मंगाने पर पाबंदी नहीं है, मतलब आप खा सकते हैं। हालांकि अब इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इस आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया है, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कैसा खाना दिया जाएगा यह विश्वविद्यालय खुद तय करता है, पॉलिटिकल पार्टीज इसको ना तय करें। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो बंगाल जाके मच्छी और भात खाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या? केवल आदेश उत्तर प्रदेश में आने के बाद आपका विचारधारा बदल जाती है, आपका एजेंडा बदल जाता है, आपको क्या खाना है क्या पीना है उस पर आदेश देना। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मतलब नॉनवेज पर बैन के फैसले से सियासत को मसाला मिल गया है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन्हें पूछा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सवाल है जरा वो जानिए। अब देखिए केजीएमयू यूनिवर्सिटी को आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस देश में 1293 यूनिवर्सिटीज हैं और इस तरह यूपी में कुल 109 विश्वविद्यालय हैं और उनका डाटा यहां आपके सामने है। ऐसे में सवाल यह है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में अलग अलग नियम कैसे हो सकता है? वेज और नॉनवेज के आधार पर छात्रों से क्या भेदभाव किया जा रहा है? देश में नॉनवेज अगर बैन नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटीज के मेस में इसको बैन क्यों किया जा रहा है? अब वेज और नॉनवेज में चुनने का हक छात्रों को होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि गंदगी मिली तो फिर नॉनवेज को हटा दिया गया। न्यूज काउंटर में अब बात करेंगे पंजाब कांग्रेस में एक और मचे घमासान की। क्या हो रहा है पंजाब में? पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी बगावती तेवर अपना चुके हैं और तकरीबन 6 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि वोटिंग ही राजा रहेंगे और चन्नी को झटका लगा है और बाकी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में जो हाल है उससे सबक लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में अभी भी खींचतान चल रही है और यह खींचतान पंजाब कांग्रेस में ज्यादा शक्ति और ज्यादा अधिकार को लेकर 2 नेताओं के बीच
राजा वडिंग प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। इसके केंद्र में राजा वडिंग और चन्नी तो है ही, लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल 5 दिनों तक इस विवाद को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ में मौजूद थे और पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं से एक एक करके मुलाकात की और वापस दिल्ली लौट आए। दिल्ली में भूपेश बघेल ने केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की और एक बार फिर से दोहराया कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, राजा वडिंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही पंजाब में चुनाव होगा। अब कुछ डिटेल्स है। अब देखिए, नेतृत्व परिवर्तन से जब इनकार हुआ तो पंजाब में वडिंग को ही कमान मिल गई है, यह पूरी तरह से क्लियर। और यह झटका है चन्नी और उनके कैंप के लिए। चन्नी और राजा वडिंग के बीच नेतृत्व को लेकर लड़ाई चल रही है। राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने से चन्नी नाराज थे। चन्नी या तो खुद बनना चाहते थे या फिर ऐसे किसी शख्स को जो न्यूट्रल हो दोनों को लेकर। चन्नी अपने ही विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भूपेश बघेल से बातचीत के बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी नहीं माने। कल राहुल गांधी ने खरगे से हालात पर, पंजाब के हालात पर चर्चा की और बैठक के दौरान महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। पंजाब की 6 दिन की यात्रा रही नीचे कर लो और पंजाब नेताओं से मुलाकात हुई। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, आपसे 1-to-1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया। गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस में विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। अब कांग्रेस ने वडिंग को पंजाब का अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला कर लिया है और इसके बाद चन्नी का जो गुट है वो नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहा है एक लंबे अरसे से, क्योंकि टेन्योर उनका पूरा हो चुका है। विरोध के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने वडिंग को नहीं हटाया और यह मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि वडिंग ही राजा रहेंगे और चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त करके, हालांकि उनको भी एक तरह से एकोमोडेट करने की कोशिश की है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि पीसीसी के चीफ के पास संगठन की पूरी कमान होगी, टिकट का वितरण हो, चुनावी रणनीति हो और इसका पूरा असर, पूरी कमान अध्यक्ष के पास होता है। चन्नी चाहते हैं कि इसमें पावर थोड़ा उनको मिलना चाहिए। चन्नी गुट चाहता है कि कमान उनके हाथ में आ जाए, लेकिन यह पंजाब में संभव नहीं है। और इस खबर में एक बात बिल्कुल साफ है कि चन्नी को झटका लग चुका है। अब न्यूज काउंटर में पंजाब के बाद सीधे महाराष्ट्र लेकर चलता हूं आपको। महाराष्ट्र से क्या खबर है जरा वो भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक और घोटाला, और इस बार घोटाला बीज का हुआ है। एक ऐसा घोटाला जिसने 18 जिलों के किसानों को बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बुआई का मौसम, उम्मीदों का मौसम होता है, लेकिन महाराष्ट्र के और विदर्भ के और मराठवाड़ा में इस बार खेतों में निराशा है, उम्मीद टूट रही है। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्दनाक है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर खेती की, ट्रैक्टर से जुताई करवाई, महंगे दामों पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से सोयाबीन और कपास के बीज खरीदे। लेकिन क्या हो जब बीज बोने के बाद आपको पता चले कि ये बीज नकली है। ये समय बुआई का है, सिंचाई कराई, मजदूरों को मेहनताना दिया, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद जब खेतों में एक भी पौधा नहीं उगा, एक भी डंठल नहीं आई, जहां हरियाली होनी चाहिए थी वहां सिर्फ सूखी मिट्टी है। और उस मिट्टी को देखकर किसान बेबस, निराश, परेशान और हताश नजर आया। ये मामला अब खेतों से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसानों को राहत कब मिलेगी, किसानों को उनका मुआवजा कब मिलेगा। जो किसान बुआई, जुताई और सिंचाई के साथ मजदूरी में हजारों रुपए कर्ज लेकर खर्च कर चुके हैं, उनको उनका पैसा वापस कब मिलेगा। सवाल यह भी है कि ये किसान अब दोबारा बुआई कैसे करेंगे, उन्हें दोबारा बुआई करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर गहन जांच करवानी चाहिए और इस मामले में कृषि अधिकारी जो भी इसमें दोषी है, बीज बनाने वाली कंपनियां जो भी इसमें दोषी है, उस पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नकली बीज ने महाराष्ट्र के कितने जिलों के किसानों को बर्बाद किया है और किसानों को कितना नुकसान हुआ है। इसका डाटा और डिटेल्स
हमारे प्रोड्यूसर्स ने तैयार किया, वो जरा मैं आपको बताता हूं। 18 से लेकर 20 जिलों के किसानों पर इसकी जो मार है वो पड़ती नजर आई है। कौन कौन से जिले हैं? मराठवाड़ा, विदर्भ रीजन में इसका सबसे ज्यादा असर है। सोयाबीन हो, कपास के बीज हो, ये अंकुरित ही नहीं हुए। माना जा रहा है कि नकली बीज थे। 2 से 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई प्रभावित हुई है। कितना नुकसान हुआ है और कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो जानिए। प्रति हेक्टेयर जो लागत है वो लगभग 25 से 40 हजार रुपए होती है और कुल नुकसान लगभग अगर इन तमाम जिलों में, इलाकों में किसानों को मारा जाए तो लगभग 500 से लेकर 1000 करोड़ का है। और किसानों का दर्द जानने के लिए अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा उनके बीच पहुंची और उन्होंने गांव-गांव जाकर खेतों का जायजा लिया। नवनीत राणा ने किसानों से सीधे बातचीत की। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर महंगे दामों पर ब्रांडेड बीज खरीदा कि इस बार खेती बहुत अच्छी करेंगे, बहुत सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन बुआई के 15 दिन बाद भी खेतों में एक अंकुरित बीज भी नहीं आया। अब पूर्व सांसद नवनीत राणा ने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब मांगा और पूरे मामले की जांच के साथ साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को वो सरकार तक पहुंचाएंगी और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। कई भागों में जो बीज दिया है, जो सोयाबीन का है, वो डुप्लीकेट दिया है। वो बीज जो बोया है उसका वो पौधा ही बाहर नहीं आया, वो बीज उगाया ही नहीं है। खेत वालों के पास जो रहता है उसी पे गुजारा करते हैं हम लोग। अगर वही नहीं रहा तो अब हमारा क्या रहेगा बताओ आप। क्या सोयाबीन पे रहा था मैंने, अब वो क्या सोयाबीन उठा नहीं, बोगस बीज निकला वो और पूरा नुकसान हो गया। तो सरकार ने ये काम करना है कि इसके ऊपर जो बोगस कंपनी है इसके ऊपर पंचनामे करना, इसके ऊपर केस करना और हमारा नुकसान की भरपाई करना। अब नकली और घटिया सोयाबीन बीज बेचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक बीज कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बाभुल गांव पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किसानों की शिकायतों के आधार पर अलग अलग धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस और कृषि विभाग इस मामले में मिलकर जांच कर रहे हैं। 468 शिकायतें जर्मिनेशन के तहत कृषि विभाग को प्राप्त हुई है। उन सभी शिकायतों का हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके 318 शिकायतें आज तक हमने इसकी जांच पड़ताल पूरी की है और इसमें जो भी बीज कंपनियां दोषी हो रहेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसे किसानों पर दोहरी मार करार दिया जा रहा है क्योंकि फसल की बुआई जो है वो दोबारा करना महंगा पड़ेगा। फसल डिले हो चुकी है, बीज हो, मजदूरी हो और सिंचाई को दोबारा उसका खर्च उनको वहन करना पड़ेगा। किसानों पर कर्ज का दबाव इससे बढ़ेगा। सोयाबीन और कपास की पैदावार में गिरावट आएगी और साथ साथ फसल की लागत बढ़ जाएगी और मुनाफे में भी किसानों की कमी आ सकती है। आणि बियाण्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितली ही गोष्ट खरी आहे की सोयाबीन बियाच्या बाबतीमध्ये असं काही ठिकाणी अनेक ठिकाणी तक्रारी आलेल्या आहेत की त्याचे नमुने पण आपण सगळ्यांनी तपासलेले आहेत आणि या बाबतीमध्ये ज्या बियाणे कंपनीने चुकीचं बियाणे दिलेलं आहे किंवा फसवणूक केली त्या बाबतीमध्ये त्या बियाणे कंपन्यावरती कारवाई तर नक्की केली जाईल। किसान का जो बीज है उसको उसकी बुआई करने में जो खर्च आता है उसके साथ उसको मुआवजा मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांग भी उनके सामने रखी है। अब महाराष्ट्र में जो बीज घोटाला हुआ है उसको लेकर टीवी9 भारतवर्ष के कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि नकली बीज बाजार में कैसे पहुंचा, किसने बीजों को असली बताकर बेचा, कृषि विभाग और प्रशासन इस पूरे मसले पर क्या कुछ कर रहा था। सबसे बड़ी बात, क्या हर बार किसान ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा ठगे जाएंगे? क्या दोषी अधिकारियों पर अब सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है? आपको ले चलते हैं हम एक और मध्य प्रदेश में ऐसी खबर दिखाने के लिए जहां देखिए ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक शख्स को तो आप पहचान रहे होंगे, बाबा बागेश्वर के नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन जो इनका भाई है शालिग्राम, देखिए कैसे बिगड़ रहा है, कैसी बदमाशियां कर रहा है, फायरिंग
कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से चौथी बार ये विवादों में है। इस बार जमीन विवाद में एक किसान से मारपीट और गोली चलाने के गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। घटना छतरपुर जिले के कोंडा गांव की है। मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि शालिग्राम गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ आए और उनके परिवार के साथ मारपीट करने शुरू कर दी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग की गई। मारपीट में घायल मोतीलाल बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और फिलहाल गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन में है। छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम गर्ग समेत 4 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। किस बात को लेकर मारी गोली? उसने जमीन छीन रहे लोगों की एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों की मारी है गोली। समाज के भाई ने कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर किए। अब तो ये वो शख्स था जिसको गोली लगी है और इसने आरोप लगाया कि गोली चलाने वाला शालिग्राम गर्ग है। अब घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग भाग रहे हैं। गांव वाले वीडियो बनाते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आरोप यह है कि शालिग्राम गर्ग ये कुर्ते पजामे में है और वीडियो में साफ समझ आ रहा है कि जैसे ही हालात बिगड़े शालिग्राम और उसके साथी घबरा कर भागने लगे। गांव में अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीजों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीजों को सम्मिलित करने के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की। अब आखिरकार आप ये जानना जरूर चाह रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर के भाई पर एग्जैक्ट आरोप क्या है। अब जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक को लाठी डंडों से पूरी तरह से पीटा गया है। इसके बाद 4 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा है। एक शख्स के पसली में गोली लगी है जबकि दूसरी गोली कान को छूती हुई निकल गई। तो जमीन हड़प रहे हैं, रातों रात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा गांव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर आपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है। अब आरोपी शालिग्राम गर्ग का पहले भी विवादों से नाता रहा है। फरवरी 2023 की बात करें तो एक दलित परिवार की शादी में हंगामा करने का आरोप लगा है। पिस्टल लहराने और मारपीट का आरोप लगा है। अप्रैल 2024 में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने शालिग्राम के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब मामला सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि शालिग्राम गर्ग से उनका कोई संबंध नहीं है और कानून अपना काम करेगा। शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि उनका उनके भाई से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में शालिग्राम चल रहा है, किसके कहने पर वो खेतों को खरीद रहा है और क्यों कब्जा कर रहा है, किसकी शह पर कर रहा है, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किसकी शह है और कितने संबंध उनसे विच्छेद कर लिए गए हैं। सवाल बड़े हैं। बात अब पीओके की करेंगे, वो पीओके जो मुनीर की बेरहम सेना के जुल्म को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता, जिसने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जहां पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ आवाज तो हमेशा से उठाई जाती रही, लेकिन पिछले 40 दिनों से प्रदर्शनकारियों के तेवर ने इस्लामाबाद की सत्ता को हिला दिया है। आज पीओके में
लाखों की तादाद में आवाम सड़कों पर है। इरादा अपनी मांगों को लेकर लॉन्ग मार्च को निकालने का था। आवामी कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी रावलकोट से मुजफ्फराबाद पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुनीर की बुजदिल सेना ने अपनी फितरत के मुताबिक निहत्थे बेकसूर लोगों पर हमला शुरू कर दिया। इस तस्वीर को देखिए और यह तस्वीर सारी दुनिया देख रही है। प्रदर्शनकारियों पर सरेआम फायरिंग की गई है। अब शहबाज और मुनीर इस वक्त कितनी दहशत में है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के साथ आप लगा सकते हैं। ये हथियारबंद पाकिस्तानी रेंजर्स हैं जिनका नापाक मंसूबा इस विद्रोह को कुचलना है। अब आज से नहीं बल्कि वर्षों से पाकिस्तानी हुकूमत की यही फितरत रही है। मकसद पीओके की आवाम को गुलामी के शिकंजे में फंसाना है, लेकिन पीओके ने तय कर लिया है कि अपने हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, कुर्बानियों को जाया नहीं होने दिया जाएगा। इसी इरादे को अंजाम देने के लिए पीओके में लॉन्ग मार्च निकाला गया। पीओके में बगावत और खौफ में पाकिस्तानी हुकूमत नजर आ रही है। आज रावलकोट के मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च निकाला गया। शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग नजर आए हैं और 38 मांगों को लेकर आवामी कमेटी का प्रदर्शन इस बीच जारी रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर दी और प्रदर्शन के डर से मुजफ्फराबाद में धारा 144 लागू कर दिया गया है। किसी भी रैली या सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया है और जैक का मुख्य कार्यालय भी एहतियातन सील कर दिया गया है। बीते 48 घंटे से पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।